Yes, sir. So children, let's get down to the last chapter, though it is not in sequence, but we are taking it as the last one. That is employment, children. अब एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत बड़ा मीनिंग होता है. अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एज एंड व्हेन दे आर यूजफुल इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट. बट यहाँ पे बच्चों जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तो वी टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली what is called as human employment. Human employment का मतलब any person in the language of economics who is having the capacity to earn money and is putting himself or herself into an employable job is called as a laborer. अब ये नहीं कि वो चौराहे से जो हम मिस्त्री पकड़ के ले आते हैं ईटा बालू काम करने वाला उसको लेबर बोलेंगे. नो, every person who is willing to earn and is able to earn a livelihood is called as a laborer, children. And the hard work of this laborer is so called, titled as labor. बात समझ में आ गई होगी सबको. So employment का मतलब those people who are willing to work and get the work at a prevailing wage rate are called as employed basically. So सबसे important चीज आपको जाननी पड़ेगी, why do people work? They work for earning a living, children. And employment is an activity in which a person earns a means of livelihood and he can get things in terms of money also or anything in kind as well. Some people get money by inheriting it, जायदाद मिल गई दादाजी नानाजी likewise, और कुछ लोग basically कमा के पूरा कर लेते हैं. So every person who is earning contributes to the national income by engaging into various activities, children. And practically we do not work only for ourselves, but we work for those also who depend on ourselves, like family हो गई, हमारे relatives हो गए, likewise children. So जब भी आप working people के बारे में पढ़ें तो सबसे important दो चीजें हैं, the quality and the nature of employment that they are into. तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मान लीजिए एमटेक है और ये क्लर्क का जॉब कर रहा है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गुड बट क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट गुड. तो जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो नेचर और क्वालिटी दोनों को देखना है बच्चों ध्यान से. सो एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन नोइंग कि किस सेक्टर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे नेशनल इनकम में दिया, चिल्ड्रन. एंड अल्टीमेटली मेनी अ टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड कि लोग जॉब तो करते हैं but they are most of the time called as underpaid workers. मतलब काम उनसे ज्यादा लिया जा रहा है बट पैसे बदले में कम दिए जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली. अब ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कौन होते हैं? जो बेचारे उतना ही कमाते हैं जितना उनका खर्चा होता है, वो उससे ज्यादा कुछ कमा नहीं पाते हैं, तो ये लोग बोले जाते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. Continuing further with what is called as basic concepts and meaning of worker. A worker is an individual person who is involved in some economic activity to earn a living. He also contributes at a large extent to the GDP of a country. I hope so. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. So farmer is also a worker, manager is also a worker, laborer is also a worker, doctor, barber, professors, engineers, all those who are able to earn a living are called as workers as such. तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई चिल्ड्रन. वर्कर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है ये भी आपको बता दिया. बट मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि भाई आपकी तबीयत खराब है, आप अपने जॉब पे नहीं जा पाए, चोट लग गई इस वजह से नहीं जा पाए, हाथ पैर टूट गया, परमानेंटली काम करने लायक नहीं है वो इंसान, वेदर कंडीशंस आर नॉट गुड इसलिए ऑफिस की छुट्टी हो गई. बट आजकल वेदर कंडीशंस अगर नॉट गुड भी हैं तो वर्क फ्रॉम होम चल जाता है. देन सम सोशल और रिलीजियस सेरेमनीज आर देयर जिसकी वजह से काम पे नहीं जा पाया. तो मेनी रीजंस आर देयर. हम सो कॉल्ड वर्कर तो हैं बट मेनी अ टाइम्स हम टेम्पररी एब्सेंट हो जाते हैं अपने वर्क प्लेस से. द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज वर्सेटाइल. कभी कभी तो देख के बड़ा अजीब भी लगता है, अरे ये भी कोई काम होता है क्या? सो सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर while others get employment only for few months जिन्हें आप सीजनल वर्कर्स बोलते हैं. Many workers do not get fair wages. मैंने अभी आपको बताया that many people are basically underpaid, children. तो जब भी आप नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं तो हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं बच्चों जो एक्टिवली एंगेज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी. नंबर ऑफ वर्कर्स का ये एक डेटा है, इसको आप लर्न कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर आएगा. 473 मिलियन का वर्कफोर्स था इंडिया में 11-12 में.
and 3/4 out of this are rural workers and children 1/4 are urban workers. अब आप ये मत सोचिएगा कि अर्बन एरिया में लोग कामचोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. पॉपुलेशन अर्बन एरिया में कम है चिल्ड्रन, इसलिए अर्बन एरिया में प्रोपोर्शन कम नजर आ रहा है. And 70% of the total workers are male workers in India and rest are female. तो रूरल सेक्टर की भी बात करें और अर्बन सेक्टर की भी बात करें तो बोथ कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ टाइप ऑफ वर्कर्स चिल्ड्रन. मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, चाहे वो रूरल सेक्टर हो चाहे सो कॉल्ड अर्बन. बट रूरल सेक्टर में आपको फीमेल ज्यादा नजर आएंगे, मेल्स कम. अर्बन सेक्टर में मेल्स और फीमेल्स का प्रोपोर्शन अब काफी हद तक मैचअप हो चुका है चिल्ड्रन. So rural women participating in large number of productive activities compared to urban women. अभी भी मैंने आपको ये बात बताई कि रूरल एरिया में मेल फीमेल के कंपैरिजन में फीमेल्स का काम ज्यादा होता है. And share of female workers is more than 1/3, whereas share is around 1/5 in case of urban workers. तो अर्बन एरिया में around 20% females are working and so called rural area में children around 33%. Got it? In rural areas, many people, मतलब working women, carry out work like cooking, fetching water, कुएं से पानी लेके आना, लकड़ी काट के लाना खाना बनाने के लिए, और फार्म हाउस पे वर्कर लेबर की तरह काम करना. तो many a times इनको wages बच्चों कैश में नहीं मिलती, rather they are paid in the form of grains as such. grains मतलब अनाज मिल जाता है उनको. I hope so. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अदिति जी, अनुरुद्ध जी, मनर, साक्षी, युग जी, एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए, लेबर फोर्स, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अपने पास आप नोट्स में भी इसको जरूर लिखेंगे. वैसे मैंने आपको लिखवाया भी है ड्यूरिंग द सेशन. इसके ऊपर न्यूमेरिकल कभी कभी एमसीक्यू में आ जाएगा आपको. लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क. कहने का मतलब जो काम कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं. तो पर्सन वर्किंग में आप लिख सकते हैं एक्चुअली एम्प्लॉयड. अब जब बच्चों में एक्चुअली एम्प्लॉयड की बात करता हूं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है दैट दे आर ओनली इनटू जॉब, बिजनेस भी कर रहे हैं या उनका कोई जॉब है, दोनों को यहां पे जोड़ लिया. तो आप इसको प्लीज मेंशन आउट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज. इनटू अ जॉब और डूइंग अ बिजनेस. गॉट इट क्लियर? और सर ये कौन होते हैं? पर्सन सीकिंग. दे आर presently unemployed but are willing to work. ये अनएम्प्लॉयड है बट ये काम करना चाह रहे हैं. गॉट इट क्लियर? सो आप बोल सकते हैं दैट ये पूरा का पूरा जो डेटा है चिल्ड्रन, ये एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को लेके चल रहा है. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कंट्री में 141 करोड़ की आबादी है, जिसमें से सो कॉल्ड, जस्ट होल्ड ऑन, जिसमें से सो कॉल्ड चिल्ड्रन, मान लीजिए अडल्ट्स दैट इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स जो जॉब कर सकते हैं बच्चों, ये जो लोग हैं इनकी संख्या कंट्री में कितनी है? मान लेते हैं अबव द एज ऑफ 18 देयर आर ओनली 80 करोड़ पर्सन्स. तो ये 80 करोड़ लोग will constitute what is called as labor force. क्योंकि बाकी बच्चे हैं और सो कॉल्ड हम ये भी मान लेते हैं 18 से ऊपर हैं बट अप टिल 59 है. अब आप कहेंगे सर 59 तक आपने क्यों जोड़ा? अबव 18 टिल 59, क्योंकि इंडिया में चिल्ड्रन ऑफिशियल एज ऑफ रिटायरमेंट जो मानी जाती है दैट इज 60 ईयर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट में 62 होती है. अब मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन है, उसको रिटायरमेंट के बाद भी हमने जॉब में रखा हुआ है बिकॉज वो हमारे मतलब का है, अपने सो कॉल्ड इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, डोभाल साहब एंड ऑल, इन सब केसेस में. तो 18 साल से लेकर 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड करना चाह रहे हैं बट अभी उनके पास नौकरी है नहीं या बिजनेस है नहीं, वो अनएम्प्लॉयड. तो 18 to 59 के बीच में भारत के 80 करोड़ लोग हैं चिल्ड्रन. दिस 80 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट्स लेबर फोर्स. तो क्या क्या इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने? अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और फिजिकली चैलेंज्ड, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क या उनके पास काम है नहीं, एंड बिलो 15 एंड अबव 60. अब एक्चुअली बिलो 15 क्यों बोलते हैं?
क्योंकि 14 ईयर्स तक की जो एडोलसेंट एज है चिल्ड्रन, वहां तक तो जॉब करना अलाउड ही नहीं है, चाइल्ड लेबर माना जाता है। बट कुछ एरियाज में जो हजार्डस नहीं होते, वहां पे 14 ईयर्स प्लस के बच्चे जॉब कर सकते हैं। तो रफली आई हैव टेकन 18 to 59, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लें। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन। तो लेबर फोर्स हुआ चिल्ड्रन 80 करोड़ का, टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़। तो इसका एक कैलकुलेशन लिख लेते हैं एंड लेट अस सी व्हाट डज द आंसर कम्स। 80 upon 141 into 100, so you can say roughly it is 56.73%. This is labor force participation rate, जिसे आप LFPR भी बोलते हैं। Got it? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने होंगे भाई? टोटल हमारे पास जो लेबर फोर्स होता है उसमें से वर्क फोर्स माइनस कर देते हैं आप। अब आप कहेंगे सर लेबर फोर्स क्या था? लेबर फोर्स था 80 करोड़ का, जिसमें से अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं, मतलब जिनके पास या तो काम है ही नहीं, गॉट इट क्लियर, जो विलिंगली काम नहीं करना चाहते बट काम है, हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते। दे आर लेट अस से सो कॉल्ड 16 करोड़ चिल्ड्रन। तो जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो 16 करोड़ हैं, ये मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। तो 54 करोड़ पीपल, सॉरी नॉट 54 करोड़, 64 करोड़ पीपल आर वर्किंग। तो अनएम्प्लॉयड हो गए बच्चों 16 करोड़ पीपल। इसको भी जरूर लिख लीजिएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकलेगा? डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन। तो ये थोड़ा बहुत आपका सो कॉल्ड कॉमन है। अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की जब हम बात करेंगे तो वर्कर्स का मतलब क्या हुआ भाई? वर्कर्स का मतलब जितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं बेसिकली, मतलब आप 64 करोड़ की पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे 140 से। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, एनी क्वेरीज ऑन दिस भाई? एनी? नो। चलिए, मूविंग नेक्स्ट चिल्ड्रन। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर ये रेशियो बहुत हाई है, इट मींस मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन वर्किंग एक्टिविटी, और इस केस में जीडीपी बहुत ज्यादा होगा। अब बोर्ड में आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हाई, जीडीपी विल बी हाई, लो, मॉडरेट और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा हाई। मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड जीडीपी यू कैन से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक छोटा सा इसका क्रिटिसिज्म भी है कि जो आइडल खाली लोग बैठ रहे थे फालतू, वो इग्नोर किए गए यहाँ पे। गॉट इट? तो ये तो टेबल है, लर्न कर लीजिएगा। हायर प्रोपोर्शनल, ये टेबल है, सिर्फ डेटा लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं चिल्ड्रन। सबको पता है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक्टिविटी वेयर पर्सन अर्न्स अ लिविंग। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ना आप कोई नौकरी करते हैं सो कॉल्ड सरकारी या प्राइवेट, आपका अपना एक छोटा सा मान लीजिए बिजनेस है, और या आप कोई फ्रीलांसर हैं, या आप कोई प्रोफेशनल हैं। सो दिस इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में 52% वर्कफोर्स चिल्ड्रन यही काम करता है बेसिकली। इट इज फॉर मेन ऑल्सो एज वेल एज फॉर विमेन। तो मान लीजिए आपके पास एक जमीन थी, आपने उसके ऊपर 5-6 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनवाई, हर फ्लोर पे 10-10 कमरे थे, 50 कमरे हो गए, एंड यू स्टार्टेड अ हॉस्टल फॉर कॉलेज एंड स्कूल चिल्ड्रन। तो इन दैट केस यू आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। या आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हेयर ऑल्सो यू आर कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड चिल्ड्रन। सेकंड आता है वेज एम्प्लॉयमेंट, वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है, और यहाँ पे लोग दो तरह से एम्प्लॉयड होते हैं, एक रेगुलर और एक कैजुअल। जो कभी कभी काम पे जाते हैं, हमेशा नहीं, दे आर कैजुअल वर्कर्स। और जिनको परमानेंट साल भर का एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, दे आर कॉल्ड एज रेगुलर वर्कर्स। तो यू कैन से कि आपके पापा मान लीजिए रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सो कॉल्ड सीनियर मैनेजर हैं। भाई ऑफिस तो डेली जाना ही जाना है, छुट्टी वाले दिन छोड़ के। ही इज कॉल्ड एज इनटू अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। बट वन जो चौराहे पे सवेरे लेबरर की तरह खड़ा रहता है और ईटे बालू का काम करता है, उसको पता नहीं क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दे आर कॉल्ड एज कैजुअल वर्कर्स बेसिकली। सो दोज हु आर कैजुअली एंगेज्ड, परमानेंट नहीं है जिनका काम,
आप उन्हें बोलते हैं कैजुअल वर्कर। ये मत सोचिएगा जीन्स टी शर्ट पहन के काम कर रहा है तो कैजुअल वर्कर हो गया। Got it, children? तो इनके डिसएडवांटेजेस क्या है? दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम, दे डू नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी, दे डू नॉट गेट एनी सोशल बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, इनको कुछ भी नहीं मिलता। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन से इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। चल रहा है 30% लोग हमारे देश में इस तरह के हैं। गॉट इट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अगेन डेटा बेस्ड है, इसको लर्न करना है, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चिल्ड्रन, जो कैटेगराइज की गई है इंडिया में, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत कुछ आएगा चिल्ड्रन। ओके, देन 3 तरह के सेक्टर्स, ये आपने नेशनल इनकम क्योंकि पढ़ा हुआ है तो आपको पता है व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्शरी। गॉट इट? जहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, दैट सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइमरी। where we convert raw material into finished goods, the sector is called as secondary children। और जो हमारा बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये सब हो गया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग हो गया, दिस इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। डेटा जरूर लर्न कर लीजिएगा बिकॉज एग्जाम में आएगा। और अगर आपको मान लीजिए लगे कि सर लर्न करके गए थे एग्जाम में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सीयूटी देंगे वहां पे बहुत डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं, और ग्रेजुएशन में जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे वहां पे मार्क्स ही तब मिलेगा जब आपने डेटा लर्न किया होगा। यही डेटा आपको अगले साल फिर काम आएगा ग्रेजुएशन में। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जमाने अलग थे 1950s के, 90 के बाद सिस्टम चेंज हो गया, तो लेवल ऑफ जॉब्स, बिजनेसेस आर डिफरेंट चिल्ड्रन। बट 1950 से 2000 तक जीडीपी इंडिया की बढ़ तो रही थी, बट इट वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। कहने का मतलब जीडीपी मान लीजिए 10% बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2% बढ़ रहा है। ये बड़ा खतरा है, खतरनाक चीजें हैं ये। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो दिनों दिन बहुत रईस होते जा रहे हैं, बट अपने एम्प्लॉय के साथ फ्रूट्स शेयर नहीं कर रहे अपनी तरक्की के चिल्ड्रन। सो एम्प्लॉयमेंट रेट 2% से ज्यादा बढ़ा ही नहीं। 1990 के बाद एम्प्लॉयमेंट रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब ये गलत है। डिक्लाइनिंग किसके लिए हुआ ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फॉर अनस्किल्ड एंड बच्चों सेमी स्किल्ड, जो हाईली स्किल्ड एंड एडिक्वेटली स्किल्ड लोग थे उनको कभी भी जॉब का प्रॉब्लम रहा ही नहीं चिल्ड्रन। तो इस चीज को आप जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, एग्जाम में आएगा, इसको लिख जरूर लीजिएगा। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब देश की तरक्की हो रही है, कमाई कर रहे हैं लोग पैसे, बट जो लोग जॉब में हैं उनको ज्यादा अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। सो अगेन डेटाबेस कुछ खास लिखना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दो चिल्ड्रन, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। इंग्लिश लेटर राइटिंग कभी की हो आपने तो आपको बहुत पता होगा कायदे से व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर एंड व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर। by to the district magistrate, to the principal, to the school authorities, to the municipal corporation, to the prime minister of India, अगर आपको लेटर लिखना है तो फॉर्मल हो गया। रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को लेटर लिखना है तो इट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब कुछ इसी इनफॉर्मल से जुड़ा हुआ है। पहले कैजुअलाइजेशन समझते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलरली सैलरीड लोग थे, मतलब दे वर इनटू यू कैन से गुड और बेटर एम्प्लॉयमेंट। पता नहीं क्या बेवकूफी सूझी, चले गए रिस्की एम्प्लॉयमेंट में। बहुत बढ़िया जॉब चल रही थी, दिमाग सनका, भाई अपना कुछ करते हैं, चल के अपना वेंचर स्टार्टअप लॉन्च करेंगे। कई बार फायदा भी होता है, कई बार झटका भी खा जाते हैं, बट जो फायदा होता है जिनको, उनको फायदा बहुत होता है, क्योंकि पहले तो काम कर रहे थे 8 घंटे मालिक के लिए, अब 10 लोगों से 8-8 घंटे काम करवा रहे हैं तो 80 घंटे का बेनिफिट मिल रहा है। तो 1972-73 में सेल्फ एम्प्लॉयड व 61.4% पीपल, जो 11-12 में सो कॉल्ड कम होते होते 52% तक चले आए चिल्ड्रन। कैजुअल वेज लेबर 23 से बढ़ के 30 आ गया। दिस इंडिकेट्स मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन चिल्ड्रन। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय 15 से बढ़ के लगभग 18 हो गए, मोर और लेस सेम यू कैन से। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब नौकरी छोड़ के अपना काम चालू कर दिया। व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? इंडिपेंडेंस के बाद मेन ऑब्जेक्टिव हमारे प्लानिंग कमिश्नर्स का ये था, प्लानिंग कमीशन का सॉरी, कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। कैसे? अच्छी जॉब दी जाए और उस जॉब में बढ़िया जॉब सिक्योरिटी हो। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एग्रीकल्चर से लोग चले आए इंडस्ट्री में।
क्यों ऐसा किया सर लोगों ने? साल भर खेती बाड़ी करके लाख रुपए भी नहीं कमा पाते थे और इंडस्ट्री में 25,000 रुपए की महीने की सैलरी तो मिल ही रही है, तो भाई 12 महीने का 3 लाख रुपए हो गया। किसान भी चाहेगा कि उसका बेटा जाके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करे। सो आफ्टर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काफी साल बीतने के बाद भी हमें अकल यही आई कि भाई हमारा जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न था वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियोरेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वर्कर्स कह रहे थे कि प्राइवेट नौकरी में मैटरनिटी बेनिफिट टू द फीमेल्स नहीं है ज्यादा, प्रोविडेंट फंड का एडवांटेज खत्म, ग्रेचुटी मिलती नहीं, पेंशन तो एकदम आलू मूली खरीदने लायक मिलता है, तो क्यों ना अपना ही काम चालू कर दें। तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब और कैजुअलाइजेशन का मतलब तो आप समझ गए हैं। इसमें डिफरेंस चिल्ड्रन काफी पूछाता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्कफोर्स। हमारे एग्जाम्पल में 80 करोड़ की जनसंख्या थी, मान लेते हैं फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। एकदम अलग अलग मीनिंग है बच्चों का, इसे मिलता जुलता नहीं है कैजुअलाइजेशन का और इनफॉर्मलाइजेशन का मीनिंग। 80 करोड़ में मान लेते हैं कि भाई 48 crore people are working in formal sector and 32 crore people are working in informal sector. Got it clear? Informal मतलब which are not governed by legal rules and all. तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन एक देखें तो आपको नजर आएगा 40% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और 60% फॉर्मल सेक्टर में। तो ये जो 40% है ये जैसे जैसे बढ़ेगा इसी को इनफॉर्मलाइजेशन बोल दिया जाएगा। चलो, गॉट इट? सो हर वो सेक्टर जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं ये फॉर्मल, और सो कॉल्ड जहां 10 से कम काम करते हैं इनफॉर्मल। बट मैं थोड़ा आपको प्रॉपर ज्ञान दे दूं, ये पुराने जमाने की बकवास है, अब ऐसा नहीं है। वेयर वी हैव द बेनिफिट ऑफ ग्रेचुटी, पेंशन फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे फॉर्मल सेक्टर, और यही सब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे बच्चों तो इट इज इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली। गॉट इट? और भी ये डिफरेंसेस आप बोल सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर बड़ा हाई प्रोफाइल मेंटेनेंस रखता है अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में, ऑफिसेज में बढ़िया मशीन वगैरह यूज करते हैं, एम्प्लॉयज की काफी चिंता करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर सो कॉल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, और ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट भी ठीक से मेंटेन नहीं करते। तो आप बोल सकते हैं लोकल जो बेकरी बाजार में आपको नजर आती है वो इनफॉर्मल हो गई, और कोई हाई प्रोफाइल बेकरी है जहां प्रॉपर एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, सारा पेमेंट एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो वो फॉर्मल सेक्टर हो गया। तो यू कैन से अ नॉर्मल सो कॉल्ड कोचिंग क्लास इन द सिटी इज इनफॉर्मल, बट अ स्कूल विच रन्स ऑन प्रॉपर गाइडलाइंस इज फॉर्मल बेसिकली। एक मैकेनिक की दुकान, पप्पू मैकेनिक, जिसने 3-4 लड़के रखे हुए हैं गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए, वो इनफॉर्मल। बट टाटा मोटर्स का या बजाज का जो सर्विस सेंटर होता है दैट इज फॉर्मल बेसिकली। अगेन फॉर्मल इनफॉर्मल के डिफरेंसेस ये तो आप पढ़ ही लेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये 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 बता दिया। फॉर्मल सेक्टर में आप ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में आप ट्रेड यूनियन फॉर्म करके एम्प्लॉयर को माना जाता है सो कॉल्ड डोमिनेट करेंगे, वो फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे आपका एम्प्लॉयर वैसे ही बाहर निकालेगा आपको जॉब से, जैसे मक्खी को चाय से बाहर निकाला जाता है। व्हाट इट? सो एम्प्लॉयमेंट सबको समझ में आ गया बच्चों? एनी क्वेरी ऑन दिस? थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लीजिए, काम आ जाएगा आपको। अगेन सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबिलिटी भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट कमाना चाह रहे हैं, बट इन बेचारों को काम मिल नहीं रहा। अब जो काम करना ही नहीं चाहते, दलिद्र आवारा टाइप के लोग, जैसे काफी लोग क्लास नहीं करना चाहते, उन्हें सॉरी टू से हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते हैं। अनएम्प्लॉयड सिर्फ वही है जो काम करना चाह रहा है बट बेचारे को काम मिल नहीं रहा है। कहां से पता लगता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कंट्री में? 3 चीजें हैं चिल्ड्रन। CND, सेंसस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इन इंस्टीट्यूशन से हमको मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। चिल्ड्रन बुर्का पहन के ऑफिस चले आए तो सर ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? अरे नहीं भाई, जरूरत है 20 लोगों की और काम कर रहे हैं 28 लोग, तो जो 8 लोग हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, निकाल भी देंगे तब भी आउटपुट कम नहीं होगा, बट ये उन 20 लोगों की सो कॉल्ड सैलरी हड़पना चाह रहे हैं चिल्ड्रन। ओके, मूविंग अहेड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादातर रूरल एरिया में देखा जाता है चिल्ड्रन। जब प्लॉइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन, बुआई और कटाई का जब समय होता है तो ढेर सारा काम होता है, बट आगे पीछे कोई काम रहता नहीं है। इसीलिए फार्मर्स को बोला जाता है मल्टी क्रॉपिंग करिए आप, कि भाई 4 महीने आपने खेती कर ली, 10 दिन छोड़ दीजिए जमीन को, उसके बाद फिर 2-3 महीने की खेती करिए, फिर 10-15 दिन छोड़ दीजिए, फिर खेती कर लीजिए।
ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये वही है, अय्याश और आवारा टाइप के लोग। पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, बट ये काम करना ही नहीं चाहते या इन्हें काम मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन इज दे फेल टू गेट वर्क चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? ओपन एम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट, डिसगाइज्ड में क्या है, काम कर रहे हैं। आई रिपीट, 20 लोग की जरूरत है, 28 काम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 100 लोग काम करना चाह रहे हैं, नौकरी बेचारे 90 को ही मिल पा रही है। 10 क्या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं चिल्ड्रन। हो सकता है खुद ही काम ना करना चाह रहे हो हमारा टाइप के लोग, या हो सकता है काम तो करना चाह रहे हैं बट इनके हिसाब से इनको सैलरी नहीं मिल रही। दो, गवर्नमेंट लॉस के हिसाब से सैलरी सही है बट ये कह रहे हैं हमारे अंदर ज्यादा स्किल है तो हमें और पेमेंट चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। What are the various causes of unemployment? Rate of growth in the country is low, that's why हर जगह जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और जब से ये एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया चल रहे हैं, सुपर स्किल्ड लोग ही जॉब में रहेंगे, बाकी तो आत्महत्या ही करेंगे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर स्टिल अंडर डेवलप, इसलिए पुराने जमाने के मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर बीइंग यूज्ड, जिससे वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है चिल्ड्रन। एजुकेशन सिस्टम पढ़ा तो गया बहुत कुछ, बच्चे ने एमबीए भी कर लिया, बट दैट बच्चा फेल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू फिल अप अ पेन स्लिप इन द बैंक। तो इन दैट केस एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पास तो करा रहा है क्लास आफ्टर क्लास, बच्चे 40%, 50%, 60% सिलेबस पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं, पास तो हो जाएंगे फर्स्ट डिवीजन 60-70%, बट एजुकेशन किसी काम की नहीं जब तक आपने सही ज्ञान लिया नहीं। ये तो बता ही दिया स्लो ग्रोथ रेट। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी अगर इंप्रूव करे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चाइना का आपने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम सुना होगा चिल्ड्रन। फॉल्टी प्लानिंग, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को एनकरेज करने की बजाय हमारी पुरानी गवर्नमेंट ने काफी एनकरेजमेंट कैपिटल इंटेंसिव का किया, जिस वजह से लेबर को प्रॉब्लम भी आई यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग इज टोटली इनएडिक्वेट, हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्लासरूम होमवर्क इन पे ध्यान देते हैं, बट बच्चे की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस पर कोई ध्यान नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ही जब बिजनेसमैन के पास कम होगी, जब वो ज्यादा पैसा कमा ही नहीं पाएगा तो कैसे वो एक नई फैक्ट्री सेटअप करेगा। बच्चे कहेंगे तो सर इसका कोई सही करने का जुगाड़ पानी है? बिल्कुल है, रेमीडियल मेजर्स हैं, ये गवर्नमेंट के भी हैं चिल्ड्रन और नॉन गवर्नमेंटल भी हैं। अगर रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाए कंट्री में 8 से 9%, तो बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाएगा, पैसा ज्यादा कमाएगा तो री इन्वेस्ट करके नई फैक्ट्री खोलेगा, एंड अकॉर्डिंगली मोर एंड मोर पीपल वुड बी गेटिंग एम्प्लॉयड। पॉपुलेशन अब तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट आज के कॉन्टेक्स्ट में बेकार माना जाता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अगर डेवलप हो जाए तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, if developmental activities take place in agriculture sector, which type of unemployment be reduced? तो अगेन अगर आपने कंटेंट नहीं समझा है, ज्ञान नहीं लिया ठीक से, तो निपट जाएंगे एग्जाम में। तो वहां पे आएगा ऑप्शन, आपको मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूं, with the development of agriculture sector which of the unemployments would be reduced? तो भाई आपको ऑप्शन मिलेगा सीजनल, फ्रिक्शनल, ओपन, तो आप आंसर सीजनल ही लिख के आएंगे। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को अगर और बढ़ावा दिया जाए तो कौन सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेटर हो जाए चिल्ड्रन, तो एक प्लेस से दूसरी जगह लोग इजिली आ पाएंगे। देन अगेन ये जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं, दे आर बाय द गवर्नमेंट, ये पढ़ जरूर लीजिएगा गूगल करके, बुक में भी आपकी दिया होगा, मैंने रेफरेंस बुक्स जो आपको रेफर की थी। इट इज ट्राइसम, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सीपअप, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं जयंती रोजगार योजना, मेनी योजनाज आर देयर चिल्ड्रन, आप उनको प्लीज एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, तो ये पूछी जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नौकरी.com का नाम सुना होगा लोगों ने, monster.com का नाम सुना होगा, मैफॉय कंसल्टेंट्स का नाम सुना होगा, दीज आर प्लेसमेंट एजेंसीज चिल्ड्रन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो टू बी क्रिएटेड, आजकल जो स्किल डेवलपमेंट पे काफी काम हो रहा है। एजुकेशनल सिस्टम शुड बी रिफॉर्म, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान ज्यादा हो, वोकेशनल इज जस्ट लाइक स्किल बेस्ड। आजकल काफी सब्जेक्ट्स आते हैं मार्केट में, मार्केटिंग है, रिटेल है, टैक्सेशन है, इन सब सब्जेक्ट्स को अगर आपने पढ़ लिया तो अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मच मोर चिल्ड्रन। इवन सीबीएसई का क्लास 12th का टैक्सेशन का और रिटेल का जो सिलेबस है चिल्ड्रन, अगर कोई पढ़ ले
तो मैं गारंटी करता हूँ 25-30 हजार रुपए की नौकरी उसकी, ठीक ठाक इंसान अगर है, बुद्धि से स्वस्थ है, आराम से लग जाएगी। मैन पावर प्लानिंग शुड बी डन कि भाई कितने कोर्सेज में कितने लोगों को एडमिशन लिया जाए, एंड टाइम टू टाइम इनको अपग्रेड और अपडेट करना चाहिए। 1990 में बना दिया गया है कि एमबीए का सिलेबस वही चला आ रहा है, घिसा पिटा एंड ऑल दैट। ये है बच्चों गवर्नमेंट प्रोग्राम जो मैं आपको बोल रहा था अभी अभी। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट देती है, कैसे सर? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए सो कॉल्ड गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रीज, होटल, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, यहाँ पे मिलता है। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? इन प्रोग्राम्स के थ्रू चिल्ड्रन। आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, देयर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एंड मेनी प्रोग्राम्स आर देयर चिल्ड्रन। गॉट इट? सो फाइनली ये बातें सबको क्लियर हो गई। सर्विस सेक्टर इज द इमर्जिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ये हमने लास्ट परसों वाले लेक्चर में पढ़ा था। टेक्निकल एडवांटेज, जितना ज्यादा एडवांसमेंट होगा मल्टीनेशनल, उतना ज्यादा पैसा लगा के इंडिया में आएंगे। काम की आउटसोर्सिंग इंडिया से नहीं, इंडिया में होनी चाहिए, कि चाइना भी है हमसे आउटसोर्स कर रहा है, यूएस है वो हमसे आउटसोर्स कर रहा है, जापान है वो हमसे आउटसोर्स कर रहा है, तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर धीरे धीरे बढ़ता गया, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हो गई है चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? एनी क्वेरीज ऑन दिस चिल्ड्रन? तो एक बार रीडिंग कर ली। चलिए ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम चिल्ड्रन। क्वेश्चन आंसर्स आपने ध्यान से कर ही लिए होंगे, तो इसलिए उसके लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।